मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में बातें करने जा रहा हूं और ये ऐसी खबरें हैं जिनका महत्व प्री में तो है ही साथ मुख्य परीक्षा में भी कुछ न कुछ तो है ही। तो जो पहली खबर है वो ये कि G7 देशों का शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ था। कनाडा का एक शहर है कनानास्किस, कनानास्कस। बस इसे आप याद रख लीजिए क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्री में। यहाँ सम्मेलन हुआ था, 7 देशों का सम्मेलन, G7, ग्रुप ऑफ 7। दोस्तों, ये जो ग्रुप ऑफ 7 देशों का सम्मेलन हुआ था, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया था, जबकि भारत इस G7 का मेंबर नहीं है। ये भारत के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि भारत को एक अतिथि राष्ट्र के रूप में उसमें आमंत्रित किया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ गए। दोस्तों, इसकी जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बस केवल उन्हें मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। पहला तो यह है कि G7 के देशों ने अपने प्रस्ताव में ये कहा कि ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने इजराइल का समर्थन किया, इजराइल का पक्ष लिया और कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। यानी कि अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है तो उसने कोई गलती नहीं की है। और आपको मालूम है कि इजराइल ने ईरान पर क्यों अटैक किया है। इजराइल ने यही कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा है और इससे हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता कायम होनी चाहिए और ये जो ईरान है वह एक प्रकार से आतंक और अस्थिरता का प्रमुख स्रोत है। तो ये तो चलिए बहुत ही सिंपल सी बात हुई और इस तरह के वक्तव्य की उम्मीद भी G7 देशों से की जा रही थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत की दृष्टि से, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, वह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कनाडा गए और कनाडा और भारत के बीच में आप जानते हैं कि कुछ समय से बर्फ सी जमी हुई है। तो वहां जाने के बाद वहां के प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला और वह बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघली और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ओटावा और नई दिल्ली में उच्चायुक्तों की बहाली पर अपनी सहमति जताई। आप जानते हैं कि वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो खालिस्तानी समर्थक पार्टी की मदद से सत्ता में थे। बाद में चुनाव हुए, उस चुनाव में उनको बहुत बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि उस चुनाव में जीती उन्हीं की पार्टी, लेकिन वे नहीं जीत पाए और नए प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी। मार्क कार्नी भारत के पक्ष में हैं, भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। तो यह एक अच्छी खबर है कि एक प्रकार से भारत और कनाडा के बीच जो संबंधों की जो एक लहर चल रही थी उसमें अब फिर से दोलन शुरू हो गया है। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कनाडा में बहुत से भारतीय रहते हैं और खासकर भारतीय विद्यार्थी तो वहाँ बहुत अधिक पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। ऐसी दृष्टि से दोनों देशों के बीच के संबंधों को बेहतर होना दोनों देशों के हित में है। इसी के साथ ही G7 देशों के बारे में मैं एक बात आप सबको थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि G7 बेसिकली एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका कोई चार्टर नहीं है और उसका कोई ट्रीटी नहीं है। 7 देश इसके मेंबर हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। देखिए, 40 साल पहले इन 7 देशों की विश्व जीडीपी में जो योगदान था वो 62% था। केवल ये 7 देश देते थे। अब वह घट करके 42% रह गया है। इसका मतलब है कि जो दूसरे देश हैं उनका योगदान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारत के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर 7 देश 42% का योगदान दे रहे हैं तो अपने आप में वह कम नहीं है। और इसी दृष्टि से जो G7 संगठन है अपने आप में थोड़ा महत्वपूर्ण भी है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं
और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो यह कि चीन के एक शहर का नाम है किंग दाओ। वहाँ शंघाई सहयोग संगठन, जिसे आप एससीओ के नाम से जानते हैं, रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए, लेकिन वहाँ जो प्रस्ताव पारित होना था उस प्रस्ताव पर भारत ने चूंकि हस्ताक्षर नहीं किए, नतीजा के तौर पर वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि उसका नियम है कि प्रस्ताव पर सभी देशों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। देखिए, उसका कारण यह है कि उस प्रस्ताव के साझा बयान में बलूचिस्तान का तो उल्लेख किया गया था कि बलूचिस्तान की जो स्थिति है वो क्यों खराब है, उसमें क्या हो रहा है, लेकिन पहलगांव में पर्यटकों पर जो हमला हुआ था उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। और भारत का साफ तौर पर यह कहना था कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत मजबूत रुख अख्तियार किया है, और यदि भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं को संयुक्त बयान में शामिल नहीं किया जाता है तो भारत उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि भारत के हस्ताक्षर न करने के कारण वह जो संयुक्त बयान है वह जारी किया ही नहीं जा सका। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत ने सीधे सीधे अब जीरो टॉलरेंस की नीति की खुले रूप में घोषणा कर दी है। यहाँ तक कि हमारे रक्षा मंत्री ने वहाँ कहा कि यदि दुनिया के देश आतंकवाद के खिलाफ हमारा साथ नहीं देंगे तो भी भारत इसके विरोध में अकेला खड़ा रहेगा। तो सीधी सी बात है कि भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से दुनिया को यह बता दिया है कि भारत आतंकवादी घटनाओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सीधे सीधे कह दिया है कि किसी भी आतंकवादी घटना को हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। दोस्तों, जो तीसरी खबर है वो नाटो को लेकर है। नाटो, अभी नाटो की एक बैठक हुई थी। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसकी बैठक हेग में हुई थी। उस बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, जिसको लेकर के दुनिया थोड़ी सी चिंतित भी है, वो ये है कि नाटो के सदस्य देशों ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि सन 2035 तक वे अपने वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करेंगे। 5% रक्षा पर खर्च करेंगे। और सच पूछे तो ये जो पहल की गई है ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की शिकायत को दूर करने के लिए की गई है। आप जानते हैं कि ट्रंप साहब बार बार ये धमकी दे रहे थे कि अमेरिका नाटो से अलग हो जाएगा, क्योंकि नाटो का जो खर्च हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो बोझ है वो अकेले अमेरिका को उठाना पड़ता था। और ये बात सही भी थी। तो अब जबकि सभी सदस्य देशों ने 5% तक खर्च करने की बात कही है, तो सीधी सी बात है कि इससे जो ट्रंप साहब की शिकायत है वह अब दूर हो गई है। वे नाटो में बने रहेंगे और अब देखते हैं कि आगे चल करके नाटो के संबंध में क्या होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार प्री एग्जामिनेशन में नाटो को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये बात अलग है कि उसमें सदस्य देशों के बारे में पूछा गया था। शायद 6 या 7 सदस्य देशों के नाम दिए गए थे और उसमें फिर ये पूछा गया था इसमें से कितने देश नाटो के सदस्य हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नाटो संगठन अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है। दोस्तों, जो अंतिम खबर है वह यह है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपने सुना ही है, उसके अध्यक्ष बनने का जो गौरव है वो 41 वर्ष की एक अफ्रीकन महिला को प्राप्त हुआ है और उन महिला का नाम है क्रिस्टी कॉवेंट्री। और ये पहली बार है जबकि कोई महिला विश्व के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करेंगी। तो मुझे लगता है कि अपने आप में यह खबर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।